नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सौरभ स्टडी पॉइंट में। आज हम पेट के जो महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हुए हैं एग्जाम के लिए, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न क्या दिया गया है कि मौर्य अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से पर निर्भर थी। हमको बताना है कि जो मौर्य अर्थव्यवस्था थी वो मुख्य रूप से किस पर निर्भर थी। तो चारों ऑप्शन में से हमारा सही जवाब की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा हमारा। तो दोस्तों पहला ऑप्शन हमारा जो है कृषि अर्थव्यवस्था पर निर्भर थी। किस पर थी? कृषि अर्थव्यवस्था पर निर्भर थी। तो दोस्तों वीडियो पे अंत तक बने रहें, क्योंकि अंत में जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं वो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और अगर आप 15-16 अक्टूबर को जिन भी बच्चों का एग्ज़ाम है, अगर वो अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो दोस्तों वीडियो पे अंत तक बने रहें, क्योंकि महत्वपूर्ण प्रश्न हम आप लोगों को करा रहे हैं। तो आइए देखते हैं इसी क्रम में हमारा अगला प्रश्न क्या दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेज़ों की सहायता प्रदान नहीं की। हमको बताना है कि चारों ऑप्शन में से जो 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसको दबाने के लिए अंग्रेज़ों को सहायता प्रदान नहीं की। किसने सहायता नहीं प्रदान की थी? तो इसका सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? बी ऑप्शन हमारा हो जाएगा। अवध की बेगम हजरत महल ने दोस्तों अंग्रेज़ों को सहायता प्रदान नहीं की थी। तो बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? एकदम राइट हो जाएगा। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है। तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश भारत सरकार ने बंगाल विभाजन को लागू करने के निर्णय की घोषणा कब की थी। तो दोस्तों क्वेश्चन हमको बहुत अच्छे से समझना है, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है और हमको अच्छे से उस क्वेश्चन का आंसर देना है। तो जिन भी बच्चों को 15 अक्टूबर को और 16 अक्टूबर का दोस्तों एग्ज़ाम लगा हुआ है तो दोस्तों वो बेहतर तैयारी करके जाएं और अपने स्कोर कार्ड को अच्छे से अच्छा दोस्तों स्कोर कर सकें। तो आइए देखते हैं कि तीसरे क्वेश्चन का हमारा जवाब क्या सही रहने वाला है। तो बंगाल के विभाजन को लागू करने का निर्णय की घोषणा कब की गई थी। तो इसका सही जवाब के बारे में अगर हम बात करें तो हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? 19 जुलाई 1905 को दोस्तों लागू करने की घोषणा की गई थी। तो 19 जुलाई 1905 को भारत के तत्कालीन वायसराय कर्जन के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? अगर बात करें कि उस टाइम पे वायसराय कौन था दोस्तों? वायसराय की बात करें तो हमारा क्या हो जाएगा? लॉर्ड कर्जन। कौन हो जाएगा? लॉर्ड कर्जन था दोस्तों उस समय पे जो वायसराय था जिसके शासनकाल में ये लागू हुआ था। अगर बात करें दोस्तों कि प्रभावी कब हुआ, एग्जाम में कभी कभार पूछ लेता है कि प्रभावी कब हुआ। जो हमारा बंगाल का विभाजन है दोस्तों वो प्रभावी कब हुआ। तो प्रभावी की डेट अगर हम बात करें कब होती है दोस्तों, तो 16 अक्टूबर 1905 को। कब दोस्तों? 16 अक्टूबर 1905। 16 अक्टूबर 1905 को दोस्तों ये प्रभावी होता है। तो एग्ज़ाम में अगर दोनों तरह में से कोई भी प्रश्न पूछता है तो उसको आप आसानी से टिक कर सकते हैं। तो अगर एग्ज़ाम में कभी कभार पूछ भी लेता है दोस्तों, ये भी पूछता है कि इस विभाजन का लगातार विरोध हुआ तथा 1911 में विभाजन रद्द करने की घोषणा की गई थी। तो अगर रद्द करने की घोषणा की गई थी दोस्तों कब की गई थी? 1911 में दोस्तों क्या किया था? रद्द किया गया था। तो आइए देखते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है। अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं हमें कि सारनाथ वह पवित्र स्थान जहाँ भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, तो वह निम्नलिखित किस शहर के बहुत नज़दीक स्थित है। हमको चारों ऑप्शन में से बताना है कि इसका सही जवाब क्या रहने वाला है। तो दोस्तों पहला प्रश्न हमारा क्वेश्चन में ही बनना है कि सारनाथ वह पवित्र स्थान है जहां भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश। तो भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां पर दिया? सारनाथ के अंदर दिया दोस्तों। तो अगर बात करें ये बहुत जो किस शहर के बहुत नज़दीक स्थित है, तो हमको चारों ऑप्शन में से बताना है कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो वाराणसी दोस्तों जो हमारा शहर है ये इसके बहुत ही नज़दीक है दोस्तों। तो इसी तरह के प्रश्न हैं जो एग्जाम में आपको बारी बारी से देखने को मिल सकते हैं। आइए देखते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है। अगले प्रश्न के बारे में यहाँ पर बात करते हैं कि वह कौन से कवि और संत हैं जिन्होंने रामायण का एक दूसरा संस्करण रामचरितमानस लिखा है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि वह कौन से कवि और संत हैं जिन्होंने रामायण का एक दूसरा संस्करण रामचरितमानस लिखा है। तो इसका सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? तुलसीदास जो हमारा ऑप्शन है वो एकदम राइट हो जाएगा। तो इसका सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हमारा जो दिया गया है तुलसीदास हमारा ऑप्शन सही रहने वाला है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये प्रश्न जो है वो एग्ज़ाम में बहुत अच्छा स्कोर साबित करने वाले हैं। तो वीडियो पे अंत तक बने रहें, क्योंकि जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो सारे प्रश्न हम आप लोगों को आज कराएंगे। तो आइए देखते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है। अगले प्रश्न के बारे में यहाँ पर बात करते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के पहले या प्रारंभिक चरण को
चरण भी कहा जाता है। तो दोस्तों कौन सा चरण कहा जाता है, इसका कौन सा जवाब सही रहने वाला है, तो आइए जानते हैं। तो बात करें पहले या प्रारंभिक चरण को दोस्तों क्या कहा जाता था, उदारवादी चरण भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था, उदारवादी चरण भी कहा जाता था। तो इसी तरह के प्रश्न आपको एग्जाम में बारी बारी से देखने को मिलेंगे। तो आइए देखते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है। अगले प्रश्न के बारे में यहाँ हम बात करते हैं कि महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना कब की थी। हमको बताना है कि जो महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना जो है दोस्तों वो कब की थी। तो इसका सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा, फरवरी 1919 में। कब की थी, फरवरी 1919 में दोस्तों इन्होंने इसकी स्थापना की थी। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है कि अगले प्रश्न के बारे में बात करें हम यहाँ पर कि 1917 का सत्याग्रह महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक बड़ा विद्रोह था। तो दोस्तों वो कौन सा विद्रोह था हमको बताना है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, चंपारण। कौन सा हो जाएगा, चंपारण दोस्तों जो विद्रोह था वो हो जाएगा। तो डी ऑप्शन हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हमारा सत्याग्रह जो जवाब होगा वो एकदम राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं इसी क्रम में हमारा अगला प्रश्न क्या दिया गया है। अगले प्रश्न के बारे में अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कि 1866 में भारत के संदर्भ में चर्चा करने और भारतीय कल्याण को बढ़ावा देने के लिए ब्रिटिश सार्वजनिक अधिकारियों को प्रभावित करने के लिए लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का आयोजन किसने किया था। तो लंदन में ईस्ट इंडिया दोस्तों एसोसिएशन का जो आयोजन था वो किसने किया था। तो इसका सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी ने किया था। किसने किया था, दादा भाई नौरोजी ने दोस्तों ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का आयोजन किया था। तो आइए और अगर बात करें दादा भाई नौरोजी के बारे में तो इन्हें दोस्तों और भी किस नाम से जाना जाता है, तो ग्रांड ओल्ड मैन के ग्रांड ओल्ड मैन। दोस्तों एग्ज़ाम में आपको ये प्रश्न देखने को मिल सकता है पेट के एग्ज़ाम में। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप लोग वीडियो पे अंत तक बने रहें क्योंकि जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो सारे प्रश्न हम आप लोगों को कराएंगे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है हमारा कि भारत में राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू करने वाले भारतीय नेता थे। तो दोस्तों कौन भारतीय नेता थे जिन्होंने राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू करने वाले भारतीय नेता थे। तो इसका सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, राजा राम मोहन राय जो जवाब होगा हमारा एकदम राइट हो जाएगा। तो राजा राम मोहन राय ने दोस्तों क्या किया था दोस्तों, ये भारत में राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू करने वाले भारतीय नेता थे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या है। अगले प्रश्न के बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं कि थल समीर कब चलती हैं। हमको बताना है कि जो थल समीर हैं वो निम्नलिखित में से कब चलती हैं। तो इसका सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा, रात के दौरान। कब चलती हैं, रात के दौरान दोस्तों कौन सी समीरें चलती हैं, थल समीर चलती हैं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमें दिया गया है कि मानस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। मानस राष्ट्रीय अभ्यारण्य जो है दोस्तों, अभ्यान जो है उद्यान जो है दोस्तों वो किस राज्य में स्थित है। तो इसका सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा, असम के अंदर स्थित है। किसके अंदर स्थित है, असम के अंदर स्थित है। इसी तरह के जो प्रश्न हैं वो एग्जाम में आपको बारी बारी से देखने को मिलेंगे। तो अगर दोस्तों बात करें हम कि जो मानस अभ्यारण्य है दोस्तों, मानस जो अभ्यारण्य है इसमें कौन कौन से जानवर हैं दोस्तों, अगर बात करें तो हाथी, अगला हो जाएगा दोस्तों चीता, जंगली सुअर आदि दोस्तों जो है इसके अंदर जानवर पाए जाते हैं। तो आइए अगले प्रश्न पर देखते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। चार ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, चारों ऑप्शन में से हमारा कौन सा युग्म जो है वो सही है। तो अगर सही जवाब के बारे में बात करें तो हमारा डी ऑप्शन जो दिया गया है दोस्तों, सैडल पीक कहाँ है, उत्तर अंडमान द्वीप पर स्थित है दोस्तों। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है दोस्तों। अगर बात करें तो अगला यह बंगाल की खाड़ी के दक्षिण में हिंद महासागर में स्थित है। अगर बात करें दोस्तों कि अंडमान एवं निकोबार लगभग 572 छोटे बड़े द्वीपों का समूह है। अंडमान निकोबार दोस्तों कितने, 572 द्वीप समूह का दोस्तों क्या है दोस्तों, ये समूह है जिसमें कुछ ही द्वीपों पर आबादी है। यहाँ की राजधानी दोस्तों क्या हो जाएगी, अगर बात करें तो इसकी राजधानी क्या हो जाएगी, पोर्ट
ब्लेयर दोस्तों इसकी क्या हो जाएगी, कैपिटल हो जाएगी। तो आइए दोस्तों इसी तरह के प्रश्न हैं जो एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों के तलछट से बनी होती है जिसमें पोटास अधिक लेकिन फास्फोरस कम होती है। हमको बताना है कि कौन सी मिट्टी है ऐसी जिसमें पोटास अधिक और फास्फोरस कम होता है। तो इसका अगर सही जवाब के बारे में बात करें तो क्या हो जाएगा, हमारा जलोढ़ मिट्टी जो जवाब होगा हमारा सही हो जाएगा। तो सी ऑप्शन दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमें दिया गया है कि शहर और उसकी विशिष्टताओं का सही मिलान निम्नलिखित में से किनमें किया गया है। शहर और उनकी विशिष्टताओं मतलब दोस्तों शहर के नाम दिए गए हैं और वहाँ पे क्या क्या चीज़ें बनती हैं, वहाँ पे किस चीज़ का उत्पादन होता है उसके बारे में बताया गया है। तो बताना है कि सही मिलान निम्नलिखित में से किनमें किया गया है। तो आइए इसका सही जवाब के बारे में हम अगर बात करें यहाँ पर तो सही जवाब जो होगा हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, सी ऑप्शन। अगर बात करें इसमें दोस्तों नीचे ऑप्शन हमारे दिए गए हैं, सी ऑप्शन जो दिया गया है दोस्तों हो जाएगा सेकेंड और फोर्थ दोस्तों। तो आइए जो हमें आंसर दिए गए हैं बात करें सेकेंड और फोर्थ में दोस्तों कौन कौन से जो है वो सही दिए गए हैं निम्नलिखित में से दोस्तों। तो सेकेंड हमारा क्या हो जाएगा, फिरोजाबाद में कांच और कांच के उत्पाद होता है। चौथा ऑप्शन है हमारा वाराणसी में दोस्तों हथकरघा और हस्तशिल्प, ये दोनों दोस्तों यहाँ पर उत्पादन इनका होता है। तो हमारा सेकेंड और फोर्थ जो ऑप्शन होगा वो सही हो जाएगा। तो दोस्तों इसी तरह से हमारे जो जवाब हैं वो सही रहने वाले हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है हमारा कि भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड कौन सा क्षेत्र है। भारतीय अर्थव्यवस्था का जो मेरुदंड है दोस्तों वो कौन सा क्षेत्र है। तो इसका सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा, कृषि क्षेत्र है। कौन सा, कृषि क्षेत्र हमारा जवाब सही रहने वाला है। तो बात करें अगर हम जो देश की जो दोस्तों कृषि पर देश की कितनी 60% जो दोस्तों आबादी है वो कृषि पर आधारित है। आइए अगले प्रश्न पर दोस्तों बात करते हैं हम कि अगला प्रश्न दिया गया है कि इकोनॉमिक सर्वे किसके द्वारा प्रकाशित होता है। जो इकोनॉमी सर्वे है वो किसके द्वारा प्रकाशित होता है। तो इसका सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। कौन सा, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हमारा जवाब सही रहने वाला है। तो आइए अगले प्रश्न पर देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या दिया गया है। अगला है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। तो दोस्तों हमको बताना है सन जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। तो दोस्तों इसका सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा, 1935 जो जवाब होगा एकदम राइट हो जाएगा। अगर बात करें दोस्तों एग्जाम में कभी कभी पूछ भी लिया जाता है कि इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया। अगर बात करें हम राष्ट्रीयकरण की, अगर हम यहाँ पर बात करें कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ दोस्तों, तो कब होता है 1949 में। कब होता है 1949 में राष्ट्रीयकरण होता है। और स्थापना की जब बात कहेगा तो 1935 में इसकी स्थापना होती है। आइए अगले प्रश्न पर देखते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है। अगला है कि प्रदत्त समयावधियों में वस्तुओं के निर्यात के मूल्य और आयात के मूल्य के मध्य के अंतर को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है दोस्तों, वस्तुओं के निर्यात के मूल्य और आयात के मूल्य के मध्य के अंतर को किस नाम से जानते हैं। तो इसका सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, व्यापार संतुलन। किस नाम से जानते हैं, व्यापार संतुलन या BOT दोस्तों, इस नाम से हम इसको जानते हैं। अगले प्रश्न पर दोस्तों बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमें क्या दिया गया है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य द्वारा अनुशंसित है। हमको बताना है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य द्वारा अनुशासित है दोस्तों। तो क्या अनुशासित है दोस्तों हमको बताना है। तो इसका सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा, कृषि लागत और मूल्य आयोग हमारा क्या दोस्तों अनुशासित है। कृषि लागत और मूल्य आयोग जो जवाब होगा हमारा राइट हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं इसी के साथ में हमारा अगला प्रश्न है कि उस राष्ट्रपति का नाम बताएं जो संसद में एक बिल वापस करने के लिए राष्ट्रपति की शक्ति का उपयोग करने वाले पहले व्यक्ति थे। तो दोस्तों राष्ट्रपति की शक्ति का उपयोग करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे। तो इसका सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा, ज्ञानी जैल सिंह जो जवाब होगा एकदम राइट हो जाएगा। तो ज्ञानी दोस्तों जैल सिंह थे, इन्होंने राष्ट्रपति की शक्ति का उपयोग करने वाले पहले व्यक्ति थे। तो इसी तरह के दोस्तों जो एग्जाम में है वो आपको बारी बारी से देखने को मिल सकता है। तो आइए देखते हैं इसी के साथ में हमारा अगला प्रश्न क्या दिया गया है। अगले प्रश्न के बारे में यहाँ पर बात करते हैं कि प्रथम भारतीय सामान्य चुनावों को वर्ष में आयोजित किया गया था।
तो प्रथम जो भारतीय सामान्य चुनाव थे दोस्तों किस वर्ष आयोजित किए गए थे? तो इसका सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा? 1951 से 1952 में दोस्तों हमारी चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी। तो आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है? अगला है कि संविधान का उल्लंघन करने के लिए किसके निष्कासन को महाभियोग की प्रक्रिया से आरंभ किया जाता है? तो महाभियोग की प्रक्रिया आरंभ किया जाता है, तो इसका सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा? तो बात करें तो इसका बी ऑप्शन हमारा जो होगा, राष्ट्रपति जो होगा दोस्तों, इन पर महाभियोग की प्रक्रिया का दोस्तों हम क्या करते हैं? इस पर महाभियोग की प्रक्रिया शुरू करते हैं। तो अगर बात करें महाभियोग राष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की एक प्रक्रिया है और इसका उल्लेख संविधान के आर्टिकल 61, 124 का चौथा, 5 और 217 और 218 में मिलता है। तो दोस्तों इसी तरह के जो प्रश्न हैं वो एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमें क्या दिया गया है कि 42वें संविधान संशोधन के मध्य में भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य सम्मिलित किए गए हैं? तो हमको बताना है कि कितने मौलिक कर्तव्य जो हैं वो सम्मिलित किए गए हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा हमारा? 11 मौलिक कर्तव्य। कितने दोस्तों? 11 मौलिक कर्तव्य जो हैं वो इसमें सम्मिलित किए गए हैं। आइए अगले प्रश्न पर देखते हैं हमारा क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है कि किस याचिका के अंतर्गत न्यायालय, अवर न्यायालय या किसी अन्य प्राधिकारी के समक्ष लंबित किसी मामले को उच्चतर प्राधिकारी या न्यायालय में स्थानांतरित करने का आदेश देता है? तो दोस्तों वो क्या कहलाता है? तो हमको बताना है। तो इसका सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा उत्प्रेषण कहलाता है। क्या दोस्तों कहलाता है? उत्प्रेषण हमारा जवाब कहलाएगा। तो करने का आदेश देता है दोस्तों, वो क्या होता है? उत्प्रेषण जो हमारा जवाब होगा वो सही हो जाएगा। तो दोस्तों अगर इसके हम बारे में बात करें थोड़ी सी कि आर्टिकल 32 जो है दोस्तों, आर्टिकल 32 के बारे में अगर बात करें दोस्तों कि आर्टिकल 32 में कि इसके तहत मौलिक अधिकारों को परिवर्तित करने के लिए समुचित कार्यवाहियों द्वारा उच्चतम न्यायालय में आवेदन करने का अधिकार प्रदान किया गया है। इसमें संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय को 5 तरह की रिट निकालने की शक्ति प्रदान की गई हैं। तो दोस्तों जो 5 रिट हैं वो कौन कौन सी हैं दोस्तों एग्जाम में आपको देखने को मिल सकती हैं। तो दोस्तों क्रम से भी लगाने को आ सकता है। तो 5 रिट कौन कौन सी होंगी? पहली हो जाएगी दोस्तों बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण। अगर दूसरी बात करें दोस्तों कौन सी हो जाएगी? परमादेश। तीसरी दोस्तों हमारी कौन सी होगी? प्रतिषेध लेख। अगली दोस्तों कौन सी हो जाएगी हमारी? उत्प्रेषण। अगली क्या हो जाएगी? अधिकार या पक्ष लेख। दोस्तों हमारी ये 5 रिट हैं जो दोस्तों ये डालने का अधिकार होता है, निकालने की शक्ति प्रदान की गई हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या है। अगले प्रश्न के बारे में यहाँ पर बात करते हैं कि निम्नलिखित में रोगों में से कौन सा रोग फफूंद फंगस के कारण होता है? फंगस के कौन सा रोग दोस्तों फंगस के कारण होता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो सही जवाब जो होता है हमारा डी ऑप्शन, जो दाद दोस्तों। फंगस किसकी वजह से होता है दोस्तों? ये फंगस के कारण कौन सा रोग हो जाता है दोस्तों? दाद हो जाता है। इसी तरह के जो प्रश्न हैं वो एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें कि विटामिन B7 का रासायनिक नाम, दोस्तों विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? तो बायोटीन। एग्जाम में आपको दोस्तों ये प्रश्न देखने को मिल सकता है दोस्तों विटामिन से रिलेटेड। तो B7 का जो रासायनिक नेम है हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? बायोटीन इसका नाम हो जाएगा। और इसकी कमी से दोस्तों कौन सा हो जाता है? इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है? कमी से बालों का रोग हो जाता है दोस्तों। बाल गिरने लगते हैं। क्या होता है दोस्तों? बाल गिरने लगते हैं विटामिन B7 की कमी से। इसी तरह के प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को बराबर मिलेंगे। आइए बढ़ते हैं इसी के साथ में अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमें क्या दिया गया है कि विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों अभी जैसा कि मैंने आप लोगों को प्रश्न बताया जस्ट उसी का आंसर नीचे भी आ गया है। तो B7 का जो रासायनिक नाम होगा हमारा क्या हो जाएगा? बायोटीन जवाब हमारा सही हो जाएगा। तो B7 का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? बायोटीन जवाब हमारा राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर का कौन सा भाग ऑस्टियोपोरोसिस
इससे प्रभावित होता है। तो ऑस्टियोपोरोसिस से दोस्तों मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? हड्डियाँ। सी ऑप्शन हमारा जवाब सही हो जाएगा। हड्डियाँ जो है दोस्तों वो ऑस्टियोपोरोसिस या अस्थिसूस्थिरता से प्रभावित होता है। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या है। अगले प्रश्न के बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं कि डाटा बुक भारत में जानवरों, वनस्पतियों और कवकों की दुर्लभ और लुप्तप्राय प्रजातियों के दस्तावेजीकरण के लिए स्थापित एक राजकीय दस्तावेज है। तो दोस्तों इसका सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन रेड जो जवाब होगा, रेड डाटा बुक है जो दोस्तों वो भारत में जानवरों, वनस्पतियों और कवकों की दुर्लभ और लुप्तप्राय प्रजातियों का दस्तावेजीकरण के लिए स्थापित एक राजकीय दस्तावेज है। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं कि क्या है हमारा। अगले प्रश्न के बारे में बात करें कि निम्न में से कोशिकाओं का कौन सा भाग पशु कोशिकाओं में नहीं होता है? तो दोस्तों कोशिकाओं का ऐसा कौन सा भाग है जो पशु कोशिकाओं में नहीं होता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा हमारा? कोशिका भित्ति जो है दोस्तों हमारा जवाब सही हो जाएगा। तो दोस्तों जो कोशिकाओं का कौन सा भाग? तो कोशिका भित्ति जो है वो भाग पशुओं कोशिकाओं में नहीं होता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है कि इरविकुलम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? इरविकुलम जो राष्ट्रीय उद्यान है वो किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा हमारा? केरल के अंदर स्थित। कहाँ स्थित है? केरल के अंदर दोस्तों स्थित है। तो दोस्तों राष्ट्रीय उद्यान से भी आपको एग्जाम में देखने को प्रश्न मिल सकते हैं। तो आप लोग इस तरह के प्रश्नों को बहुत अच्छे से देखते हुए चलिए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या है। अगले प्रश्न के बारे में यहाँ पर बात कर लेते हैं कि इलाहाबाद में इनमें से कौन सा मेला मनाया नहीं जाता है? हमको बताना है कि जो इलाहाबाद में इनमें से कौन सा मेला है जो मनाया नहीं जाता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा हमारा? बैसाख मेला। कौन सा मेला नहीं मनाया जाता है? बैसाख मेला जो है दोस्तों वो इलाहाबाद में नहीं मनाया जाता है। तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं हमारा कि क्या होने वाला है अगला प्रश्न। अगले प्रश्न के बारे में यहाँ पर बात कर लेते हैं कि फयाज खान द्वारा स्थापित रंगीला घराना किस स्थान पर स्थित है? तो जो रंगीला घराना है वो किस स्थान पर स्थित है? तो इसका सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा? आगरा जवाब हमारा राइट हो जाएगा। तो दोस्तों रंगीला घराना है वो आगरा के अंदर स्थित है। आइए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि हरीश चंद्र अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो हरीश चंद्र जो अनुसंधान संस्थान है निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो इलाहाबाद प्रयागराज के अंदर स्थित है। कहाँ पर? इलाहाबाद प्रयागराज के अंदर स्थित है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा कि अगले प्रश्न के बारे में यहाँ पर बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया दोस्तों कि इनमें से कौन सा मुख्य एजेंसियों में से एक नहीं है जो उत्तर प्रदेश में भारी मात्रा में अनाज भंडार में शामिल है? क्वेश्चन को दोस्तों बहुत अच्छे से पढ़ना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सी मुख्य एजेंसियों में से एक नहीं है जो उत्तर प्रदेश में भारी मात्रा में अनाज भंडारण में शामिल हैं? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा? अगर बात करें तो FDI जो जवाब होगा हमारा सही हो जाएगा। तो बी ऑप्शन हमारा एकदम राइट हो जाएगा। तो आइए देखते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या है। अगले प्रश्न के बारे में यहाँ पर बात कर लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण अनाज फसलों के नाम का उल्लेख करता है? तो महत्वपूर्ण अनाज फसलों का नाम का उल्लेख करता है। तो विकल्प में से तो दोस्तों सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब के बारे में हम बात करें तो चावल, गेहूँ, बाजरा और मक्का, ये दोस्तों जो है महत्वपूर्ण अनाज फसलों के नाम का उल्लेख करता है। तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं कि क्या है। अगला है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड कौन सा क्षेत्र है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था का जो मेरुदंड है वो कौन सा क्षेत्र हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा? कृषि क्षेत्र दोस्तों। तो दोस्तों कृषि क्षेत्र हमारा जवाब सही हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न के बारे में यहाँ पर बात करें हम कि सिंगापुर की मुद्रा कौन सी है? सिंगापुर की जो मुद्रा है निम्नलिखित में से कौन सी हो जाएगी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सिंगापुर डॉलर हमारा जवाब सही हो जाएगा। तो बी ऑप्शन हमारा एकदम राइट रहने वाला है। आइए अगले प्रश्न पर देखते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा दिन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF की स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो हमको बताना है कि जो CRPF दिवस है दोस्तों वो किस
तारीख को मनाया जाता है, किस डेट को मनाया जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 27 जुलाई हमारा जवाब सही रहने वाला है। आइए अगले प्रश्न पर देखते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या है कि योग का वर्णन निम्नलिखित में से किस वेद में किया गया है। तो योग का वर्णन जो है वो किस वेद में किया गया है, तो इसका सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा, ऋग्वेद में किया गया है। किस में किया गया है, ऋग्वेद में किया गया है। तो इसमें देवी देवताओं का वर्णन और ईश्वर स्तुति के बारे में भी बताया गया है। तो अगर हम यहाँ पर बात कर लेते हैं दोस्तों सामवेद में, अगर बात करें सामवेद में किसका उल्लेख किया गया है दोस्तों, तो संगीत का उल्लेख किसमें किया गया है, सामवेद में किया गया है। अगर बात करें अथर्ववेद में दोस्तों, अथर्ववेद में किसका किया गया है, आयुर्वेद का दोस्तों उल्लेख किसमें किया गया है, अथर्ववेद में किया गया है। अगर यजुर्वेद के बारे में बात करें तो इसमें यज्ञ की विधियों का उल्लेख दोस्तों किसमें किया गया है, यज्ञ की विधि का उल्लेख किसमें किया गया है, यजुर्वेद में किया गया है। तो इसी तरह के जो प्रश्न है एग्जाम में आपको बारी बारी से देखने को मिल सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि अंतरिक्ष में प्रथम पुष्पित पुष्प है। हमको बताना है कि अंतरिक्ष में जो प्रथम पुष्पित जो पुष्प है निम्नलिखित में से कौन सा हो जाएगा। तो इसका सही जवाब के बारे में बात करें तो हमारा क्या हो जाएगा, जीनिया जो जवाब होगा एकदम राइट हो जाएगा। तो दोस्तों यही वो पुष्प है जो अंतरिक्ष में पहली बार पुष्पित हुआ था। आइए अगले प्रश्न पर देखते हैं कि अगला प्रश्न हमारा कौन सा हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे। तो दोस्तों महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, तो इसका सही जवाब क्या रहने वाला है, तो आइए जानते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा सुभाष चंद्र बोस, जो जवाब होगा एकदम राइट हो जाएगा। तो सुभाष चंद्र बोस ने सबसे पहले दोस्तों राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। तो दोस्तों इसी तरह के जो प्रश्न हैं वो एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं। आइए देखते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है। तो अगले प्रश्न के बारे में यहाँ पर बात करते हैं कि पोटेला पैलेस जो कि एक 7 मंजिला भवन है किससे संबंधित है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जो पोटेला पैलेस है और एक 7 मंजिला भवन है ये किससे संबंधित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दलाई लामा से। किससे संबंधित है दोस्तों, ये दलाई लामा से संबंधित है। तो पोटेला पैलेस जो है तिब्बत की राजधानी लहासा में स्थित तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा का शीतकालीन निवास स्थान है। ग्रीष्मकालीन निवास स्थल जो है वो नोर बुलिंग पैलेस कहा जाता है। तो दोस्तों अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो आप लोग इस तरह के प्रश्नों को आसानी से कर सकेंगे। आइए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है कि अनुभवी स्वतंत्रता सेनानी, लेखक और शिक्षाविद के एम मुंशी ने निम्नलिखित में से किस संगठन की स्थापना की थी। तो के एम मुंशी ने दोस्तों किस संगठन की स्थापना की थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा भारतीय विद्या भवन की। दोस्तों किसकी स्थापना की थी, भारतीय विद्या भवन की स्थापना की थी। आइए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है कि मेगस्थनीज जिन्होंने भारत के बारे में प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका लिखी है वह मूल रूप से किस देश के थे। तो दोस्तों अगर पूछा जाता है कि मेगस्थनीज को किसने लिखा, दोस्तों मेगस्थनीज ने कौन सा ग्रंथ लिखा दोस्तों, तो इंडिका लिखी। अगर पूछा जाता है कि मेगस्थनीज मूल रूप से किस देश के थे, तो इसका सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, ग्रीस के। कहाँ के थे, ग्रीस के रहने वाले ये थे। आइए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है। अगले प्रश्न के बारे में हम यहाँ बात कर लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय नेता पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक हैं। हमको बताना है कि जो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक हैं निम्नलिखित में से कौन हो जाएंगे। तो इसका सही जवाब के बारे में बात करें तो हमारा क्या हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी हमारा जवाब सही हो जाएगा। तो दादा भाई नौरोजी हैं दोस्तों, ये पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक भी रह चुके हैं। तो दोस्तों इसके पहले भी मैंने आप लोग को एक प्रश्न बताया था जिसका जवाब था ग्रांड ओल्ड मैन के नाम से हम किसको जानते हैं। तो दोस्तों दादा भाई नौरोजी को हम जानते हैं। इसी तरह के प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या है। तो अगले प्रश्न के बारे में यहाँ पर बात कर लेते हैं कि भारत के पड़ोसी देशों में कौन सा देश गलत तरीके से अपने राष्ट्रीय खेल से मेल खाता है। हमको बताना है क्वेश्चन में दोस्तों क्या पूछा जा रहा है, हमको बहुत अच्छे से समझना है कि भारत के इन पड़ोसी देशों में से कौन सा देश है जो गलत तरीके से अपने राष्ट्रीय खेल से मेल खाता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, तो बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल कबड्डी है। दोस्तों क्या हो जाएगा, बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय खेल है दोस्तों क्या है, कबड्डी है।
क्या है, कबड्डी रहने वाला है। तो दोस्तों और यह 25 मार्च 1971 को इसे पाकिस्तान की स्वतंत्रता मिली थी। अगर बात करें बांग्लादेश को स्वतंत्रता दोस्तों कब मिली थी, स्वतंत्रता कब मिली थी दोस्तों, तो अगर बात करें तो 25 मार्च 1971 को, 25 मार्च 1971 को इसे पाकिस्तान से स्वतंत्रता मिली थी। तो इसका सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन जो होगा बांग्लादेश दोस्तों जो है वो कबड्डी से रिलेटेड है, लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया गया है, क्रिकेट की दिया गया है दोस्तों, जिसकी वजह से दोस्तों ये गलत हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, अगले प्रश्न के बारे में हम बात करते हैं कि भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान अर्जेंटीना के लियोनल मेसी के साथ सक्रिय खिलाड़ियों के बीच सर्वाधिक गोल करने वाले दूसरे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं। तो कौन से दोस्तों हैं वो, इसका सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा, तो सुनील छेत्री जो जवाब होगा एकदम राइट हो जाएगा। तो सुनील छेत्री जो 2012 में भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान हैं, अब तक 67 गोल कर चुके हैं। कितने दोस्तों, 67 गोल कर चुके हैं दोस्तों, तथा सर्वाधिक गोल करने वाले सक्रिय फुटबॉलर की सूची में लियोनल मेसी के बाद द्वितीय स्थान पर हैं दोस्तों। तो सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि डीआरडीओ द्वारा विकसित निम्नलिखित में से कौन सी मिसाइल हवा से हवा में मार करने वाली एक मिसाइल है। तो डीआरडीओ द्वारा जो विकसित एक मिसाइल है दोस्तों, जो हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो अस्त्र जो जवाब होगा हमारा राइट हो जाएगा। और दोस्तों ये कितनी दोस्तों दूरी तय कर सकती है, तो ये 80 किलोमीटर की दूरी तक, 80 किलोमीटर की दूरी तक दोस्तों अपने दुश्मन को मार के गिरा सकती है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं कि भारतीय सशस्त्र सेनाओं द्वारा पाकिस्तान से हाजी पीर की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी। तो हाजी पीर की जो लड़ाई है वो किस वर्ष लड़ी गई थी, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 1965 में लड़ी गई थी। कब लड़ी गई थी दोस्तों, 1965 में लड़ी गई थी। आइए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है। अगले प्रश्न के बारे में यहाँ पर बात करते हैं कि दक्षिण भारत के किस राजा ने वर्ष 1741 में कोलाचेल की लड़ाई में डच ईस्ट इंडिया कंपनी को परास्त किया था। तो किसने परास्त किया था दोस्तों, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा हमारा, मार्तंड वर्मा ने। किसने दोस्तों, मार्तंड वर्मा ने दोस्तों कोलाचेल की लड़ाई में डच ईस्ट इंडिया कंपनी को परास्त किया था। तो पहले का सी ऑप्शन जो होगा हमारा सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये मैं कंटिन्यू दोस्तों टॉपिक वाइज टॉपिक जो आपको क्वेश्चन करा रहे हैं वो एग्जाम में आपको बहुत अच्छे साबित होने वाले हैं। आइए अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है। अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं कि अवध की रियासत से उस प्रसिद्ध योद्धा बेगम का नाम क्या है जिन्होंने 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के साथ रहने वाली लड़ाई में भाग लिया था। तो किसने भाग लिया था दोस्तों, इसका सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा, बेगम। दोस्तों कौन सा जवाब सही हो जाएगा, बेगम हजरत महल जो जवाब होगा एकदम राइट हो जाएगा। तो दोस्तों ए ऑप्शन जो हमारा होगा वो सही हो जाएगा। तो बेगम हजरत महल ने दोस्तों लड़ाई में भाग लिया था। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं कि क्या है। अगले प्रश्न के बारे में यहाँ पर बात कर लेते हैं कि मुगल वंश के पहले सम्राट बाबर ने अपनी देसी भाषा चगतराई तुर्किक में अपनी आत्मकथा लिखी इस पुस्तक का नाम क्या है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, बाबरनामा। तो कौन सी बुक लिखी थी दोस्तों इन्होंने, बाबरनामा या तुजुक ए बाबरी के नाम से हम भी इसको जानते हैं, तुजुक ए बाबरी के नाम से भी जानते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगले प्रश्न के बारे में यहाँ पर बात करते हैं कि राजा बिंबसार के दरबार में उस प्रसिद्ध चिकित्सक का क्या नाम है जो भगवान बुद्ध के निजी चिकित्सक थे। तो भगवान बुद्ध के निजी चिकित्सक कौन थे, तो इसका सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, जीवक जो जवाब होगा हमारा राइट हो जाएगा। तो जीवक दोस्तों हमारा जवाब एकदम सही हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं कि अंग्रेज़ों के खिलाफ भारतीय सैनिकों द्वारा पहला बड़े पैमाने पर वेल्लोर विद्रोह किस वर्ष हुआ था। तो जो वेल्लोर विद्रोह है दोस्तों वो किस वर्ष हुआ था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1806 जवाब हमारा सही हो जाएगा। तो दोस्तों वेल्लोर विद्रोह जो है वो 10 जुलाई 1806 को मद्रास राज्य के वेल्लोर में ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ सिपाहियों के द्वारा किया गया था। इसी तरह के प्रश्न जो हैं वो एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगले प्रश्न के बारे में बात करें कि
निम्नलिखित में से किस नेता को नेताजी कहा जाता था। तो दोस्तों किस नेता को नेताजी कहा जाता था, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो सुभाष चंद्र बोस को। किसको कहा जाता है, सुभाष चंद्र बोस को दोस्तों नेताजी के नाम से पुकारा जाता था। अगर बात करें दोस्तों बाल गंगाधर तिलक को किस नाम से जाना जाता था, तो लोकमान्य के, किस नाम से, लोकमान्य के नाम से दोस्तों किसको जाना जाता था, लोकमान्य के नाम से किसको जाना जाता था दोस्तों, तिलक को जाना जाता था। किसको, बाल गंगाधर तिलक को जाना जाता था। पंजाब केसरी अगर बात करें दोस्तों, पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को, पंजाब केसरी के नाम से किसको जानते थे, तो लाला लाजपत राय को, लाला लाजपत राय को दोस्तों हम पंजाब केसरी के नाम से जानते थे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगले प्रश्न के बारे में बात करें हम यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्रांतिकारी नेता नहीं थे। तो हमको बताना है कि जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन था इसमें से कौन क्रांतिकारी नेता नहीं थे। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा हमारा, तो दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले जो थे वो क्रांतिकारी नेता नहीं थे। तो डी ऑप्शन हमारा जो होगा वो सही हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या है। अगला है कि 1917 में चंपारण सत्याग्रह किस राज्य में प्रारंभ किया गया था। तो ये किस राज्य में प्रारंभ किया गया था, बिहार में प्रारंभ किया गया था। बिहार में दोस्तों ये शुरू किया गया था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या दिया गया है। अगले प्रश्न के बारे में बात कर लेते हैं कि अंग्रेज़ों से आज़ादी के लिए लड़ रहे भारतीयों द्वारा उठाई गई शपथ के वे सिर्फ भारतीय निर्मित सामानों विशेष रूप से कपड़ों का उपयोग करेंगे आंदोलन कहा जाता था। कौन सा आंदोलन कहा जाता था, तो स्वदेशी आंदोलन कहा जाता था। स्वदेशी का मतलब दोस्तों कि अपने देश की बनी हुई चीज़ों का प्रयोग करना दोस्तों, ये इस आंदोलन में इनको बताया गया था दोस्तों। आइए अगला प्रश्न हमारा क्या है। अगला प्रश्न है कि सिपाही विद्रोह किस वर्ष हुआ था। जो सिपाही विद्रोह है वो निम्नलिखित में से किस वर्ष हुआ था, तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 1857 में दोस्तों सिपाही विद्रोह हुआ था। आइए अगर बात करें हम सिपाही विद्रोह के बारे में, बात करें कि जो 1857 में सिपाही विद्रोह हुआ था इसमें भारतीय विद्रोह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम व सिपाही विद्रोह के नाम से जाना जाता है। तो खुले विद्रोह के रूप में इसकी शुरुआत मेरठ में 10 मई को हुई थी दोस्तों। कहाँ पे हुई थी, मेरठ के अंदर शुरू होती है दोस्तों। इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, मेरठ के अंदर से 10 मई को हुई। इससे पूर्व 29 मई 1857 को बैरकपुर में मंगल पांडे ने विद्रोह किया था। कब किया था दोस्तों, बैरकपुर में मंगल पांडे ने विद्रोह किया था। आइए अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है कि भूक्षरण में कौन सा कारक योगदान देते हैं। तो भूक्षरण में कौन से कारक जो हैं वो योगदान देते हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा हमारा, तो सही जवाब के बारे में बात करें तो क्या हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा दोस्तों। तो निर्माण जैसी मानवीय गतिविधियाँ, पशुओं का अतिचारण, वर्षा और हवा जो है दोस्तों वो हमारा भूक्षरण में मेन योगदान रहता है। अगला प्रश्न क्या दिया गया है हमारा, तो अगले प्रश्न के बारे में यहाँ पर बात करते हैं कि औद्योगिक और पुष्पोत्पादन के लिए इनमें से किस क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित नहीं किया जाता है। तो किस दोस्तों क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित नहीं किया जाता है हमको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा दोस्तों। तो संधारणीय मत्स्य पालन की कार्य प्रणालियों को बढ़ावा देना, हमारा बी ऑप्शन सही रहने वाला है। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं कि क्या है। अगला है कि सरफेस मल्चिंग निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। तो जो सरफेस मल्चिंग है वो किसका उदाहरण है, तो इसका सही जवाब क्या रहने वाला है, तो आइए जानते हैं। तो ये संसाधन संरक्षण तकनीकी का दोस्तों क्या है, उदाहरण है। तो सरफेस मल्चिंग दोस्तों संसाधन संरक्षण तकनीकी का दोस्तों क्या है, उदाहरण रहने वाला है। आइए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न दिया गया है कि बहुत अधिक सिंचाई और खराब जल निकासी को निम्नलिखित में से क्या प्रभाव पड़ता है। तो बहुत अधिक सिंचाई और खराब जल निकासी का निम्नलिखित में से क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो आइए जानते हैं। तो सही जवाब के बारे में बात करें तो क्या हो जाएगा दोस्तों, तो डी ऑप्शन हमारा जो सही हो जाएगा। तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो इसका मतलब दोस्तों हमें जो चारों ऑप्शन दिए गए हैं उस पर दोस्तों क्या क्या प्रभाव पड़ता है, जल भराव दोस्तों,
दूसरा है मृदा लवणता, तीसरा है इसमें भूजल स्तर कृत्रिम रूप से बढ़ जाता है, चौथा है कि इससे पौधों की जड़ों को पर्याप्त ऑक्सीजन मिलने में रुकावट आती है। तो दोस्तों इसी तरह के जो प्रश्न है वो एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस मृदा की ढुलाई गुरुत्वाकर्षण द्वारा होती है। तो किस मृदा की जो ढुलाई है वो गुरुत्वाकर्षण के द्वारा होती है। इसका सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा, हिमनद मृदा। कौन सी दोस्तों, हिमनद मृदा की जो दोस्तों ढुलाई है वो गुरुत्वाकर्षण के द्वारा होती है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं कि 1959 में पंचायती राज स्थापित करने वाला प्रथम राज्य था। तो प्रथम राज्य कौन सा था, राजस्थान जो जवाब होगा हमारा सही हो जाएगा। तो 1959 में दोस्तों जो पंचायती राज स्थापित करने वाला प्रथम राज्य था वो राजस्थान था। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर इसी के साथ में कि अगला प्रश्न के बारे में हम देखते हैं कि प्रस्तावना में न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक का आदर्श वाक्य किस में से लिया गया है। तो हमको बताना है किस में से लिया गया है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा क्या हो जाएगा, रूसी क्रांति से लिया गया है दोस्तों। तो इसी तरह के जो प्रश्न हैं वो एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। और जो भी बच्चे अभी तक चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं कि क्या है हमारा। अगले प्रश्न के बारे में यहाँ पर बात करते हैं कि 1948 में संविधान सभा ने भाषाई प्रांत आयोग की नियुक्ति का जिसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था। तो दोस्तों क्वेश्चन को भी हमें बहुत अच्छे से समझना है और क्वेश्चन में क्या कह रहा है हमको अच्छे से समझना है। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि 1948 में संविधान सभा ने भाषाई प्रांत आयोग की नियुक्ति की जिसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था। तो इसका सही जवाब अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा हमारा, न्यायमूर्ति एस के धर के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों, न्यायमूर्ति एस के धर के द्वारा किया गया था। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं कि वस्तु एवं सेवा कर को कितने घटकों में विभाजित किया गया है। तो इसका जो सही जवाब होगा हमारा क्या हो जाएगा, 4 घटकों में विभाजित किया गया है। तो दोस्तों जो 2021 का जो पेपर हुआ था, जो पेट का पेपर हुआ था, उसमें भी ये प्रश्न देखने को मिला था। तो दोस्तों वही सारे प्रश्न हैं जो एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। तो कितने घटकों में विभाजित किया गया है, 4 घटकों में इसको विभाजित किया गया। अगर बात करें जीएसटी कब लागू हुई दोस्तों, तो 1 जुलाई 2017 को दोस्तों ये लागू होती है। आइए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है। अगले प्रश्न के बारे में बात करें कि जन्म और मृत्यु के पंजीकरण का अधिनियम वर्ष में लागू किया गया था। तो जन्म और मृत्यु के पंजीकरण का जो अधिनियम है किस वर्ष लागू किया गया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1969 जो जवाब होगा हमारा सही हो जाएगा। तो 1969 में दोस्तों पंजीकरण का अधिनियम वर्ष लागू किया गया था। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है। अगले प्रश्न है कि संविधान के संशोधन के जरिए भारत में आर्थिक आरक्षण पारित किया गया है। तो दोस्तों किस संविधान संशोधन के अंतर्गत आर्थिक आरक्षण पारित किया गया था। तो इसका सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा, 103 जो हमारा संशोधन है दोस्तों, संविधान का जो 103वां संशोधन है जिसके जरिए भारत में आर्थिक आरक्षण पारित किया गया था। आइए अगले प्रश्न पर देखते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या रहने वाला है कि किस वर्ष में संविधान का संशोधन सर्वप्रथम किया गया था। हमको बताना है कि किस वर्ष में जो संविधान का संशोधन है वो सर्वप्रथम किया गया था। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा हमारा, 1951 जो जवाब होगा हमारा राइट हो जाएगा। तो साल 1951 में संसद ने पहला संशोधन किया था। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत के उत्तर प्रदेश के पहले गवर्नर कौन थे। तो दोस्तों हमको क्वेश्चन को समझना है कि स्वतंत्र भारत के उत्तर प्रदेश के पहले गवर्नर कौन थे। तो इसका सही जवाब क्या रहने वाला है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों हमारा डी ऑप्शन जो होगा, HP मोदी जो जवाब होगा एकदम राइट हो जाएगा। HP मोदी जो है वो स्वतंत्र भारत के उत्तर प्रदेश के पहले गवर्नर थे। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है। अगला है कि कांग्रेस के नरम दल और गरम दल समूहों के बीच विभाजित हो जाने के बाद निम्नलिखित में से किस नेता को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नरम दल का भाग माना जाता था। तो नरम दल का भाग किसे माना जाता था। तो इसका सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले को माना
माना जाता था। किसको माना जाता था दोस्तों? गोपाल कृष्ण गोखले को माना जाता था। आइए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है कि यदि कोई भी राजनीतिक दल मान्यता प्राप्त राज्य राजनीतिक दल बनाना चाहता है तो उसे निम्न में से क्या करना होगा? तो उसे निम्नलिखित में से क्या करना होगा? तो इसका सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। किसी विधानसभा चुनाव में कम से कम 6% वोट वैध वोट जीते हो और कम से कम 2 सीटें जीती हों तो दोस्तों दल बना सकता है। आइए अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस जाति स्पीसीज में बाह्य निषेचन होता है? तो हमको बताना है किस जाति में बाह्य निषेचन होता है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा क्या हो जाएगा दोस्तों? मेढक में होता है। किस में होता है दोस्तों? मेढक में जो होता है वो बाह्य निषेचन होता है। आइए अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है। अगले प्रश्न के बारे में देखते हैं कि मानव में आवाज़ द्वारा उत्पादित होती है। मानव में जो आवाज़ है वो किसके द्वारा उत्पादित होती है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? कंठ के द्वारा दोस्तों, कंठ या लैरिंग्स के द्वारा उत्पादित होती है। आइए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं कि अगला प्रश्न है हमारा कि घुन और केंचुए जैसे अन्य जीवों के अपशिष्टों या मृत शरीर को खाने वाले जीवों को क्या कहा जाता है? तो जो घुन और केंचुए जैसे अन्य जीवों के अपशिष्टों या मृत शरीर को खाने वाले जीवों को हम लोग क्या बोलते हैं, किस नाम से जानते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अपघटक। क्या हो जाएगा? अपघटक जो जवाब होगा हमारा सही हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हमारे क्या दिया गया है तो देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित विशेषताएं किस संघ या फाइलम पर लागू होती हैं? तो जो विशेषताएं दी गई हैं वो किस फाइलम पर या किस संघ पर लागू होती हैं? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो सही जवाब हो जाएगा हमारा सेकेंड ऑप्शन हमारा जो होगा वो राइट हो जाएगा। तो जीव ट्राइप्लोब्लास्टिक और द्विपक्षीय रूप से सममित होता है दोस्तों। किससे होता है? सममित होता है। तो बी ऑप्शन हमारा एकदम सही रहने वाला है। आइए दोस्तों अगला जो प्रश्न दिया गया है हमारा, अगले प्रश्न के बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं कि क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जब किसी वस्तु पर ऊष्मा पड़ती है तो जब किसी वस्तु पर ऊष्मा पड़ती है तो क्या होता है दोस्तों? इसका सही जवाब क्या रहने वाला है? तो आइए जानते हैं। तो सही जवाब के बारे में बात करें तो क्या हो जाएगा हमारा? डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ऊष्मा अवशोषित, परावर्तित और दोस्तों और प्रसारित हो सकती है। कैसी हो सकती है दोस्तों? प्रसारित हो सकती है। तो हमारा जो डी ऑप्शन होगा सही हो जाएगा। तो ऊष्मा अवशोषित, परावर्तित और प्रसारित हो सकती है। तो जब किसी वस्तु पर ऊष्मा पड़ती है तो वह ऊष्मा अवशोषित, परावर्तित और प्रसारित हो सकती है। आइए अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है। अगले प्रश्न के बारे में यहाँ पर बात कर लेते हैं कि गलत मिलान को पहचान करें। हमको बताना है कि इसमें से मिलान जो दिया गया है वो गलत है तो कौन सा हमारा मिलान गलत हो जाएगा? तो बी ऑप्शन जो दोस्तों है वो गलत हो जाएगा। तो अमीटर जो दिया गया है, अमीटर का जो दोस्तों आविष्कारक हैं वो कौन है? तो फ्रेडरिक ड्रेक्सलर हैं। कौन है दोस्तों? अगर बात करें इसके आविष्कारक कौन हो जाएंगे तो ये हो जाएंगे फ्रेडरिक ड्रेक्सलर। कौन दोस्तों? ड्रेक्सलर। ये दोस्तों इन्होंने दोस्तों किसका? अमीटर की खोज की थी दोस्तों। और कब की थी? 1884 में। कब की थी? 1884 में अमीटर की खोज की थी। फाउंटेन पेन की दोस्तों लुइस एडिसन वाटरमैन ने किया था। बैरोमीटर की इवांजेलिस्टा टोरिसेली ने किया था। एनिमेशन को एमिल रेनॉल्ड ने इसकी आविष्कार किया था। आइए अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है। अगला प्रश्न दिया गया है कि सही मिलान पहचानिए। हमको बताना है कि सही मिलान कौन सा होगा दोस्तों। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो पहला ऑप्शन जो हमें दिया गया है माइक्रो ओवन। दोस्तों माइक्रो ओवन जो दिया गया है वो हमारा जवाब सही हो जाएगा। तो माइक्रोवेव ओवन का दोस्तों पर्सी स्पेंसर जो जवाब होगा हमारा सही हो जाएगा। तो इसी तरह के जो प्रश्न है वो एग्जाम में आपको देखने को बारी बारी से मिलेंगे। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या रहने वाला है। अगला है कि इनमें से कौन सा बैंक और उनकी टैगलाइन के बीच एक असंगत मिलान है। तो हमको बताना है कि असंगत मिलान किसके बीच में है दोस्तों। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा हमारा? बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। पंजाब नेशनल बैंक बढ़ती नाम का जिंदगी। तो दोस्तों जो बी ऑप्शन है हमारा सही रहने वाला है। इसी तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। जो पंजाब नेशनल बैंक का जो टैगलाइन है वो है द नेम यू कैन बैक अपॉन। तो या तो दोस्तों बोल सकते हैं पंजाब नेशनल बैंक बढ़ती का नाम जिंदगी। तो हमारा तो
जो ऑप्शन होगा दोस्तों बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोगों को बता देना चाहेंगे कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें, और अगर आप हमारे चैनल पे अभी तक नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जैसा कि आप लोग को पता है कि दोस्तों पेट के एग्ज़ाम भी 15-16 अक्टूबर को लगे हुए हैं, तो जिन भी बच्चों की अगर अच्छी तैयारी नहीं है तो दोस्तों वो वीडियो को अंत तक देखें और आप लोग अच्छा स्कोर कर सकेंगे इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों। और जो भी बच्चे अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।